हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले इस्लाम का उदय, अरबों के सिंध पर आक्रमण, अरबों की सिंध पर विजय, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के बारे में बताया। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम राज्य पैरेलल स्थापित थे, जिनकी दिल्ली सल्तनत से अनवरत संघर्ष की एक प्रक्रिया रही है, निरंतर संघर्ष का एक श्रृंखला रही है। तो हम देखते हैं कि इसी के अंतर्गत भारत में विभिन्न राज्य और विभिन्न साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता रहता है। कई बार तो ये जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं और प्रांतीय राज्य होते हैं इतने सुदृढ़ होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत को न केवल चुनौती देने में सक्षम होते हैं बल्कि दिल्ली सल्तनत से भी अधिक शक्ति का अर्जन करते हैं, अधिक शक्ति अर्जित कर लेते हैं। तो उन्हीं में हम देखते हैं कि भारत में एक विजयनगर राज्य, हम विजयनगर राज्य के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक जो तमाम क्षेत्रीय राज्य समय समय पर स्थापित हुए, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जब तुर्कों के भारत में आक्रमण होते हैं और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद एक ऐसा झंझावत आता है, एक ऐसी तुर्की आक्रमण की आंधी आती है कि हम देखते हैं उस तुर्की उत्साह, तुर्की जोश के अंतर्गत संपूर्ण भारत की सभ्यता और संस्कृति ढह जाएगी, ऐसा आभास होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय जब उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत, लगभग राजपूताना को कुछ समय छोड़ भी दिया जाए तो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में जिस तरह से तुर्की सत्ता स्थापित हुई, लगा भारतीय संस्कृति का अस्तित्व ही मुश्किल हुआ। उस समय में हम देखते हैं कि विजयनगर के रूप में दक्षिण भारत में एक ऐसे हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है जिसने उस तुर्की शासन व्यवस्था के कार्यकाल के अंतर्गत एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जहां पर हिंदू सभ्यता न केवल संरक्षित और सुरक्षित हुई बल्कि पुष्पित और पल्लवित हुई। और उस हिंदू सभ्यता के अंतर्गत एक ऐसे साम्राज्य का विकास हुआ, एक ऐसे साम्राज्य का प्रसार हुआ जिसके बारे में हम नहीं बल्कि विदेशी इतिहासकार जो समय समय पर आए हैं, चाहे वो निकोलो कॉन्टी रहे हों, अब्दुल रज्जाक रहे हों, बारबोसा, पाइस, नूनिस जैसे रहे हों, फ्रेडरिक निक्टिन जैसे तमाम जो विदेशी यात्री समय समय पर आए हैं और जिन्होंने भारत की, विशेषकर दक्षिण भारत की यात्रा की है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धता के बारे में, विजयनगर राज्य की राजधानी की सुंदरता के बारे में, उसकी सुदृढ़ता के बारे में जो समय समय पर वर्णन किए हैं। और उन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा विश्व का, ऐसे भी यात्री रहे हैं जिन्होंने वैश्विक भ्रमण किया है और इन ऐसे यात्रियों ने बताया है कि विजयनगर जैसा राज्य, विजयनगर जैसी राजधानी, विजयनगर जैसा शहर विश्व में ना उन्होंने दूसरा कभी देखा है ना कभी सुना है। तो आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि किस प्रकार से विजयनगर अपने भव्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया होगा। तो इसी विजयनगर के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से विजयनगर की स्थापना हुई और विजयनगर किस तरह से अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए विस्तार और प्रसार को प्राप्त किया, एक भव्यता को प्राप्त किया, और किस प्रकार से फिर विजयनगर का पतन होता है। उसके बाद भी विजयनगर ने दक्षिण भारत में हिंदू सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से संरक्षण प्रदान किया वो भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में चलिए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। पहले विजयनगर के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन आपको बता देते हैं, उसके बाद श्रृंखलाबद्ध होकर विजयनगर के बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य, विजयनगर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसमें हम कह सकते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग, तमिलनाडु और केरल का संपूर्ण भाग,
सम्मिलित था। इसमें थोड़ा बहुत कभी उतार चढ़ाव होता रहा है। कभी हम देखते हैं जब दुर्बल शासक विजयनगर में होते हैं तो इसकी सत्ता को सिमटती है, और जब इसमें विजयनगर में कृष्णदेव राय जैसे महान शासक होते हैं तो इसकी सत्ता का उत्तर की ओर भी प्रसार होता है। तो इसके बारे में बताने से पहले यह आवश्यक है कि यह दक्षिण भारत का राज्य था, और दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि इसके प्रसार की संभावनाएं तीनों ओर समुद्र होने के कारण बहुत अधिक नहीं थी। इसलिए ऐसे में स्वाभाविक है कि इनके लिए प्रसार की जो संभावनाएं थी अपनी उत्तरी दिशा में ही थी। उत्तर में ये उड़ीसा की ओर अपना प्रसार कर सकते थे, और उत्तर में जो इनके बहमनी राज्य स्थापित थे उनकी ओर ये प्रसार कर सकते थे। हम देखते हैं विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है, जो संघर्ष का प्रमुख कारण उत्पन्न होता है, वो रायचूर का दोआब होता है। ये रायचूर का दोआब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनवरत एक संघर्ष का कारण बनता है। रायचूर दोआब तो देखते हैं कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच अत्यंत संघर्ष का कारण बना है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में अगर बात की जाए तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में होती है और 1672 तक ये कायम रहता है। अपने चरमोत्कर्ष की अगर हम बात करें तो 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है तब तक इसका चरमोत्कर्ष रहता है। बाद में ये 100 वर्ष तक अपने पराभव काल में या पतन काल में भी स्थापित रहता है। इसके भग्नावशेषों पर अब बाद में हम देखते हैं कि मैसूर का राज्य खड़ा होता है और दक्षिण में विभिन्न राज्य स्थापित होते हैं, और तमाम क्षेत्रों पर बाद में मराठा साम्राज्य प्रसार भी होता है। ये सारी बातें हम बाद में बताएंगे। अभी हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में होती है। 1336 में होने के समय पृष्ठभूमि क्या थी तो हम इस बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दक्षिण भारत में हम देखते हैं मलिक काफूर ही वो पहला आक्रमणकारी था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिसने दक्षिण भारत में धुर दक्षिण तक प्रसार किया था। उससे पहले हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा का इख्तियार था उस समय उसने देवगिरी तक आक्रमण किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत की का प्रसार किया जाता है, और उसी दिल्ली सल्तनत के प्रसार के बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य होता है सबसे अधिक प्रसारित होता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में एक विद्रोह की श्रृंखला खड़ी होती है। देखिए, मुस्लिम इतिहासकारों ने संपूर्ण दक्षिण भारत तक उसका डायरेक्ट कंट्रोल बताया है मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो देवगिरी तक सीमित था, और दक्षिण के राज्यों ने एक अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्व देने को वो विवश हुए थे, बस इतनी भर अधीनता थी। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे पहला जो दक्षिण भारत का विद्रोह होता है वो उसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसास्प के नेतृत्व में सागर में हुआ था, कर्नाटक में। तो होता क्या है, जब सागर में विद्रोह करता है तो उसके जो इख्तियार होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सेना नायक होते हैं उसे दबाने का प्रयास करते हैं, उसका दमन करते हैं। तो वो भाग कर क्या करता है, कंपिली में शरण लेता है। कंपिली राज्य एक हिंदू राज्य था, उसमें ये शरण लेता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कंपिली राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय का एक प्रकार से बहाना प्राप्त होता है, और कंपिली राज्य पर दिल्ली सल्तनत के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। और इस आक्रमण के दौरान क्या होता है, कंपिल देव जो कंपिली के शासक होते हैं वो पूरी वीरता के साथ दिल्ली सल्तनत की शक्ति का सामना करते हैं और शरण दिए हुए अली गुरसास्प की रक्षा का प्रयास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत से वो कंपिली राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, होयसल राज्य में राजा बल्लाल के यहाँ बहाउद्दीन गुरसास्प को भेज देते हैं, और
अपने राज परिवार से, अपने परिवार की महिलाओं से जौहर के लिए कह देते हैं और उसके बाद कंपिल देव वीरता से दिल्ली सल्तनत का सामना करने के लिए दुर्ग से नीचे उतर जाते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं और कंपिली राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। जब दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंपिली राज्य के जो अधिकारी होते हैं हरिहर और बुक्का, इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है। और जब ये दिल्ली ले जाए जाते हैं तो दिल्ली जाकर ये इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के अत्यंत विश्वास पात्र बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब बहाउद्दीन का गुरसास्प का तो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत के हिंदू जनता में, हिंदू प्रजा में और लोकल सामंतों में, सेना नायकों में एक असंतोष की भावना उभरती है। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के प्रसार के अंतर्गत हिंदू सभ्यता और संस्कृति का दमन किया गया, मंदिरों का विध्वंस किया गया, एक कन्वर्जन का दौर चलाया गया, धर्मांतरण का दौर चलाया गया, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के सेना नायकों में एक अपनी हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति एक उत्थान की भावना उत्पन्न होती है और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध एक आक्रोश और एक असंतोष का उभार आता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नायकों द्वारा, जिनकी संख्या लगभग 75 बताई जाती है, इन नायकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के तमाम निशानों को मिटा दिया जाता है, उनके सेना नायकों का वध कर दिया जाता है। जो सेना नायक दिल्ली सल्तनत के रह जाते हैं उन्हें पलायन के लिए विवश किया जाता है और इस प्रकार से ये आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल जाता है। हम देखते हैं कि इन नायकों में भी सही मायने में प्रोलय नायक और कयप नायक का नाम प्रमुखता से उभरता है। ये आंदोलन करते हैं और इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों से आंदोलन प्रसार करते करते कंपिली क्षेत्र तक पहुंच जाता है। कंपिली क्षेत्र के भी मुस्लिम सेना नायकों को निकाल दिया जाता है, पलायन के लिए विवश होते हैं वो। और ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विद्रोह दमन का कोई भी सक्षम और सफल प्रयास संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब संपूर्ण दक्षिण भारत मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकलने लगता है, फिसलने लगता है, ऐसी कंडीशन में एक राय बनती है कि ऐसे व्यक्ति को जो कंपिली राज्य से, कंपिली राजा से कहीं ना कहीं संबंधित हो, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से भेजा जाए जो इस विद्रोह का दमन कर सके और दिल्ली सल्तनत की फिर से वहां पर शक्ति और सत्ता को स्थापित कर सके। तो इसी क्रम में फिर हरिहर और बुक्का को, जो दोनों भाई थे, और इन्हें दोनों को दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए, फिर से दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्थापित करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाता है। और जब दक्षिण भारत में भेजा जाता है तो ये जाकर कंपिली क्षेत्र में अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये होयसर राज्य जो अधीनता अस्वीकार कर चुका था, होयसर राज्य पर फिर से आक्रमण करते हैं, लेकिन इन्हें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा इन्हें दक्षिण भारत के स्थानीय नायकों, सेना नायकों और जनता का भी उतना समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी इन्हें अपेक्षा थी। ऐसी स्थिति में फिर ये क्या करते हैं, एक विद्यारण्य विद्वान व्यक्ति थे, उनसे ये संपर्क करते हैं और पुनः उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के परामर्श से पुनः इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म धारण कर लेते हैं, हिंदू धर्म फिर से धारण कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर इन्हें जनता का और वहां के सेना नायकों का और नायकों का भी अधिक समर्थन प्राप्त होता है और बल्लाल के विरुद्ध भी, होयसर राजा बल्लाल के विरुद्ध भी इन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो वहां पर जन भावना थी, जो वहां पर एक स्वतंत्रता का वातावरण था, ऐसी स्थिति में हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू बनने के लिए विवश होना पड़ता है। जिस प्रकार से वो
दिल्ली सल्तनत के वातावरण में इस्लाम को स्वीकार जिस तरह से उन्होंने किया था, उसी तरह से उन्हें अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए हिंदू बनना भी आवश्यक था। ऐसी स्थिति में वो हिंदू धर्म धारण करते हैं विद्यारण्य के प्रभाव से, और अपनी कंपिली क्षेत्र में, इसके बाद आंध्र क्षेत्र में भी अपने सत्ता और प्रभाव को स्थापित करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अपनी राजधानी विजयनगर की स्थापना करते हैं। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर मैसूर, आधुनिक मैसूर के निकट विजयनगर नामक नगर की स्थापना की जाती है, जो आज कर्नाटक में आधुनिक हम्पी या हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है। आज भी उसके भग्नावशेष हम्पी के नाम से जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ये हरिहर बुक्का कौन थे? तो ये संगम के पुत्र थे। संगम जो कंपिली राज्य से के एक सामंत थे, और उन्हीं संगम देव के वो 5 पुत्रों में हरिहर और बुक्का 2 प्रमुख थे। तो ये विद्यारण्य के प्रभाव से, और हम कह सकते हैं सायण के प्रभाव से, सायण भी एक वेदों के प्रणेता थे, उनके प्रभाव से, जिन्होंने वेदों के भाष्यकार रहे हैं, उनके भी प्रभाव इनके ऊपर रहा था। इसके बारे में अब हम बताएंगे कि विजयनगर का जो प्रमुख बातें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए। तो जो विजयनगर साम्राज्य का राज चिन्ह था वो 12 था, और 12 नाम से ही एक स्वर्ण मुद्रा भी प्रसारित की गई थी, जो विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख मुद्रा थी। और इसमें विजयनगर राज्य में 4 राजवंशों ने राज्य किया है। 1336 में स्थापना होती है, 1672 तक ये राज्य रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 3.5 शताब्दी तक ये राज्य रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संगम प्रथम वंश है, और संगम वंश की जो स्थापना की है वो हरिहर ने की है। इसके बाद इसमें सालोब वंश आता है। सालोब वंश के संस्थापक जो हैं सालोब नरसिंह होते हैं। फिर तुलुप वंश होता है। तुलुप वंश के स्थापक जो होते हैं संस्थापक वीर नरसिंह होते हैं। और अरवीडु वंश अंतिम राजवंश था, तिरुमल ने जिसकी स्थापना की है। तिरुमल जिसके संस्थापक थे, ये तालीकोटा के संघर्ष के बाद होता है। तो हम देखते हैं कि संगम के पुत्र हरिहर ने विजयनगर राज्य की एक हिंदू साम्राज्य के नाम से स्थापना की है विजयनगर में। फिर संगम के बाद हरिहर का भाई बुक्का शासक बनता है। सबके समय में कुछ न कुछ बातें महत्वपूर्ण रही हैं, जिनके बारे में हम आपको क्रमबद्ध रूप से विशदवार उल्लेखित करेंगे। तो हम देखते हैं संगम, इसके बाद सालोब वंश। तुलुप वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है वो है कृष्णदेव राय। ये केवल तुलुप वंश का ही नहीं है, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय है, जिस पर अक्सर सिविल सर्विसेज में आईएएस और पीसीएस में प्रश्न बना करते हैं। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का शासक जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया है, तो कृष्णदेव राय ही उस समय दक्षिण भारत का शासक था, जिसका उल्लेख स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, और दक्षिण भारत का इसे सबसे प्रमुख राजा बताया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अरवीडु वंश, अच्छा तुलुप वंश के समय में ही भारत पर विजयनगर में तालीकोटा का संघर्ष होता है, और तालीकोटा के संघर्ष में फिर विजयनगर साम्राज्य का एक प्रकार से उसका जो पराभव हो जाता है, वहां से इसका पतन आरंभ हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रमुख प्रतिद्वंदिता रहती है वो बहमनी राज्य से रहती है। बहमनी राज्य भी दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करके स्थापित किया गया था हसन गंगू के द्वारा, जिसके बारे में हम बहमनी राज्य के बारे में जब विशद रूप से बताएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बहमनी राज्य जो होता है, बहमनी राज्य के उत्तर में गुजरात था और मालवा क्षेत्र था। इधर ये बहुत शक्तिशाली राज्य थे, इसलिए बहमनी राज्य का उत्तर की ओर प्रसार संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उनका भी टारगेट दक्षिण में प्रसार करना था, और इसी प्रकार से हम देखते हैं विजयनगर राज्य भी, उसके तीनों ओर समुद्र था, इसके लिए उसकी भी प्रसार की संभावनाएं दक्षिण की थी। इसीलिए हम देखते हैं कि रायचूर का दोआब
जो रायचूर का दोआब था, यह सही मायने में दोनों राज्यों के बीच में एक प्रमुख युद्ध स्थल के रूप में सामने आता है। रायचूर के दोआब में को लेकर इन दोनों के बीच में अत्यंत विध्वंसक युद्ध हुए हैं। क्यों हुए हैं? एक तो रायचूर दोआब की जो भूमि थी, दोआब बोला जाता है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का, तो ये बहुत फर्टाइल लैंड थी, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इस पर दोनों ही राज्य अपना अधिकार करना चाहते थे, और इसके अलावा यहाँ पर हीरे और सोने की खानें विद्यमान थी जिन पर भी अधिकार आवश्यक था। हम देखते हैं कि ये रायचूर पर दोआब पर अधिकार का प्रयास इतिहास में अगर हम देखेंगे, एंशिएंट इंडिया में देखेंगे, प्राचीन भारत में, तब भी विभिन्न राज्यों के बीच में इस पर अधिकार करने की लालसा रही है। और वही लालसा हमें मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में दृष्टिगत होती है। लेकिन हम देखते हैं इस दोआब पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा के साथ साथ बहमनी राज्य का एक मुस्लिम राज्य के रूप में स्थापित होना और विजयनगर राज्य का एक हिंदू राज्य के रूप में स्थापित होना, इन दोनों ने रायचूर दोआब को एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर ने भी कुछ और तीव्रता प्रदान की, कुछ और धार प्रदान की। इससे कोई भी इतिहासकार भी इनकार नहीं कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं इसी रायचूर दोआब को लेकर लगातार लड़ाइयाँ होती हैं। फिर हम देखते हैं कि राम राय के समय में, कृष्णदेव राय के बाद, जब राम राय विभिन्न बहमनी राज्यों को एक दूसरे के प्रति लड़ाने का प्रयास करता है, तो अंततः फिर ये सारे बहमनी राज्य एक हो जाते हैं और मिलकर विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इसमें तालीकोटा का युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 को, जो भारत के प्रमुख युद्धों में से एक है, प्रमुख विध्वंसक युद्धों में से एक है। तो तालीकोटा के युद्ध में इन सभी राज्यों की सेनाएं मिलकर विजयनगर राज्य से संघर्ष करती हैं। इसके बारे में भी मतभेद है। मुस्लिम इतिहासकारों का मानना है कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, बरार, इन 5 राज्यों में से बरार ने लड़ाई में भाग नहीं लिया है, 4 राज्यों ने विजयनगर से लड़ाई की है। जबकि हिंदू इतिहासकार, दक्षिण भारत के जो हिंदू इतिहासकार हैं, उनका कहना यह है कि इन सभी राज्यों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया था। और जब यह लड़ाई होती है, उस लड़ाई के दौर में फिर हम देखते हैं कि विजयनगर की 2 सेनाएं लड़ाई जब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी, उसी समय 2 सेनाएं विद्रोह कर बहमनी राज्यों की ओर चली जाती हैं और इसके कारण युद्ध में बहमनी राज्यों का पलड़ा भारी हो जाता है और विजयनगर राज्य की पराजय हो जाती है। और इस पराजय की स्थिति में होता क्या है, विजयनगर राजधानी को, विजयनगर को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया जाता है। वहाँ पर सोने चांदी से निर्मित मंदिर लूट लिए जाते हैं। जनता में तमाम तरीके से लूट और विध्वंस का दौर चलता है। उसके तहत ये पूरा शहर विध्वंस कर दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके भग्नावशेषों पर फिर भी विजयनगर राज्य अगले 100 वर्षों तक कायम रहता है और उन 100 वर्षों में भी विजयनगर अपनी बहमनी राज्य से रक्षा करने में बहुत कुछ सफल होता है। और इसके बाद हम देखते हैं जब विजयनगर राज्य की समाप्ति होती है, उसी समय उत्तर और दक्षिण के मध्य में या दक्कन में कह सकते हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में एक मराठा शक्ति का शिवाजी के नेतृत्व में उदय होता है और उस मराठा शक्ति ने भी विजयनगर के भग्नावशेषों पर अपने राज्य का काफी कुछ प्रसार किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विजयनगर राज्य का भारतीय इतिहास में, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में अत्यंत योगदान है। इसके बारे में देखिए प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में विशद रूप से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें जो प्रश्न बनते हैं उसमें ये हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। ये कौन थे, संगम वंश को बिलोंग करते थे। ये विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था।
विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इनका राज चिन्ह क्या है, ये पूछा गया है सिविल सर्विसेज में भी। तो 12 इनका राज्य चिन्ह था। विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने राज्य किया? तो 4 राजवंशों ने राज्य किया। प्रथम राजवंश कौन है? इनका क्रम क्या है? तो क्रम आप याद रखिएगा, इनका कार्यकाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्रम याद होना चाहिए। पहले संगम है, सालोक, फिर तुगलक और अरविडू। तो प्रथम राजवंश कौन है? तो संगम है। और कृष्णदेव राय किस राजवंश को बिलोंग करता था? तो तुगलक राजवंश को बिलोंग करता था। इस विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। इसके अलावा अंतिम राजवंश कौन है? तो अरविडू है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय है, जो अंतिम शासक है, याद रखिएगा। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य के शासकों के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और विजयनगर राज्य पर जो प्रश्न बनते हैं वो ये हैं कि विभिन्न समय पर जो विदेशी यात्री आए जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की, विजयनगर के राजा के बारे में, विजयनगर राजधानी के बारे में क्या कुछ लिखा, उसके बारे में समय समय पर विभिन्न एग्जाम्स में तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा विजयनगर का प्रशासन, विजयनगर के प्रशासन की विशेषता, विजयनगर में राजस्व की दर क्या थी, विजयनगर की न्याय व्यवस्था क्या थी, विजयनगर में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, प्रथाएं कैसी थीं, लोक रीतियां परंपराएं क्या थीं, इनसे भी प्रश्न बना करते हैं। इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको विजयनगर के बारे में विशद रूप से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।